नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। पिछले लेक्चर में हमने पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स जो 1857 के बाद हुए, उन्हें कवर किया था। आज के वीडियो में हम राइज ऑफ नेशनलिज्म के सेक्शन को शुरुआत करेंगे, जिसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनसे पहले के जितने भी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, हम उन्हें कवर करें। सबसे पहले हम उन कारणों को जानेंगे जिनकी वजह से यह सभी ऑर्गेनाइजेशंस उभर कर आए। 1857 के रिवोल्ट के बाद से आए कानूनी बदलावों ने नए उभरते हुए एजुकेटेड मिडिल क्लास को काफी निराशा में डाला। उन्हें ये लगा था कि क्राउन के रूल आने से यानी कि 1858 के बाद से स्थिति में परिवर्तन आएगा, पर उनकी आशा के विरुद्ध ब्रिटिश अंपायर एक्ट कर रहा था, जो हमें निम्नलिखित पॉइंट्स में दिखाई देते हैं। सबसे पहला फैक्टर था देश के प्रशासन में अधिक भागीदारी। जितने भी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका प्रमुख डिमांड था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, ताकि भारतीयों के हित में भारतीयों द्वारा कानून और प्रशासन काम करे। इस डिमांड को रखने वाले प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस थे लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसका गठन 1838 में हुआ था, और इनके प्रोमिनेंट लीडर थे द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव और प्रसन्ना कुमार टैगोर। इसके बाद था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, पहला वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्राइमरीली ये लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को मैनिफेस्ट करता था। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की सदस्यता थी। इसके प्रोमिनेंट लीडर थे राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर और कली कृष्णा देव। इसके बाद था मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ इंडिया, और वहीं वेस्टर्न इंडिया में बॉम्बे एसोसिएशन 1852, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगभग एक फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन था। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलती जुलती मांगे उठाई, जैसे अपने देश के प्रशासन में अधिक भागीदारी, उलझन से भरा दोहरी प्रणाली यानी कि डुअल सिस्टम, जिसे वाइसरॉय केनिंग ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया था और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत रिकॉग्नाइज किया गया था। इस सिस्टम के तहत वाइसरॉय के काउंसिल के एक सदस्य को एक से अधिक किसी भी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाता था, और अथॉरिटी था कि वाइसरॉय के काउंसिल के बिहाफ में फाइनल ऑर्डर इशू कर सके। महंगा और निकम्मा प्रशासन, ब्रिटिश सरकार भारतीय राजस्व का बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च करती थी। अफगान युद्ध जैसे अभियानों का खर्च भी भारत से लिया जाता था, जबकि इनका सीधा लाभ भारत को नहीं होता था। होम चार्जेस के नाम पर भारत से हर साल बड़ी राशि इंग्लैंड भेजा जाता था। इसमें ब्रिटिश अधिकारियों की तनख्वाह और पेंशन, इंग्लैंड में लिए गए कर्ज का ब्याज और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल थे। यह धन भारत में वापस नहीं आता था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। 1877 में इंपीरियल दरबार, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, और उस समय के वाइसरॉय लिटन ने बड़े ही ठाट बाट से शाही अंदाज में किया, जब भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर मद्रास, बॉम्बे और मैसूर रीजन में भयंकर अकाल यानी कि फेमिन्स पड़ा हुआ। इस शाही आयोजन ने ब्रिटिश शासन की असंवेदनशीलता और शोषणकारी प्रवृत्ति को उजागर किया। जनता की भावनाओं के प्रति कई असंवेदनशील कानून भी बनाए गए, जैसे लेक्स लोकी एक्ट 1850 का, जिसने ईसाई धर्मांतरण यानी कि जो भी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, उन लोगों को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी पुश्तैनी संपत्ति पा सके। 1860 और 1870 के दशकों में जब भारत के विभिन्न भाग एक के बाद एक प्राकृतिक विपदाओं और अकालों से जूझ रहे थे, तब सरकार ने 1860 में एक इनकम टैक्स आयकर इम्पोज किया। भारी राष्ट्रव्यापी प्रतिरोधों के बाद इस आयकर को 1865 में वापस ले लिया गया। 1867 में इसे एक आवरण से सर्टिफिकेट टैक्स ऑफ 1% ऑन ऑल ट्रेड्स एंड प्रोफेशन के नाम पर फिर से थोपा गया, और 1870 में इसे एक फुल फ्लेज इनकम टैक्स में बदलकर 3% के दर पर कलेक्ट किया जाने लगा। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने वाइसरॉय के काउंसिल में गैर सरकारी भारतीय सदस्यों, नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स की एक बहुत ही सीमित संख्या को शामिल किए जाने की व्यवस्था की, जिसमें यह मेंबर्स बिना वाइसरॉय के पूर्व अनुमति के बिना कोई भी विधेयक यानी कि बिल पेश नहीं कर सकते थे, और साथ ही वाइसरॉय के पास वीटो का एक महत्वपूर्ण अधिकार भी था। 31 मार्च 1870 को एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार ने बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा के आवंटन में कटौती की बात कही। पढ़े लिखे भारतीयों को यह जानकर निराशा
हुई। 1876 में इंडियन सिविल सर्विस के परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया गया, जो भारतवासियों के हित में नहीं था। उनकी पुरानी मांग कि ये परीक्षाएं लंदन और भारत में साथ-साथ हो, अभी भी पूरी नहीं हुई थी। 1876 में वाइसरॉय लिट्टन भारत आए। अपने ही विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर की सलाह को ठुकराकर उन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, जिसका मूल उद्देश्य भारतीय प्रेस का गला घोटना था, जो और वैसे प्रेस जो उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करते थे। इस कानून के अंतर्गत देशी भाषाओं के समाचार पत्रों के प्रकाशकों से जमानतें यानी कि डिपॉजिट मांगा जाता था, और अगर वे कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित करते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये जमानतें और उनकी मशीनें जब्त कर ली जाती थी। यह कानून तुरंत ही शिक्षित भारतीयों और उनके विभिन्न संगठनों के देशव्यापी आंदोलन का निशाना बन गया। उसी साल 1878 में लिट्टन ने एक नया हथियार कानून आर्म्स एक्ट भी जारी किया, जिसने पूरे भारत में एक लाइसेंस की व्यवस्था शुरू की फायर आर्म्स रखने के लिए, लेकिन उसके दायरे से यूरोपियन और यूरेशियंस को मुक्त रखा। हालांकि वाइसरॉय रिपन के आने के बाद 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था और आर्म्स एक्ट को मॉडिफाई किया गया नस्लवादी रियायतों को खत्म करने के लिए, लेकिन इन सभी एक्ट्स ने उपनिवेशी सरकार के रूढ़िवाद, कंजर्वेटिव माइंडसेट और नस्लवादी यानी कि रेसिज्म रवैयों को उजागर किया। सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक था जब सीपी इल्बर्ट, जो वाइसरॉय के काउंसिल के लॉ मेंबर थे, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। इसमें छोटे कस्बों यानी कि जिसे मुफस्सिल कहा जाता था के भारतीय जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश सेशन जजेस को दोषी यूरोपियंस पर मुकदमे की सुनवाई का अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया था, जो प्रेसिडेंसी टाउन में पहले से लागू थे। इस बिल ने नस्लवाद का यानी कि रेसिज्म का एक बहुत ही घृणात्मक चेहरा उभर कर लाया, क्योंकि ब्रिटेन में जन्मे नागरिक किसी भी एक देशी हिंदुस्तानी द्वारा मुकदमे की सुनवाई के विचार से कांप उठे। इस विधेयक का विरोध न केवल एंग्लो इंडियंस ने बल्कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के एक बड़े भाग ने किया। इन सभी घटनाओं का असर एक परिवर्तन के रूप में दिखा। पुराने संगठन जिन पर भूस्वामी कुलीनों का नियंत्रण था, धीरे धीरे नए संगठनों की तरफ बदलने लगे और नए संगठन उभर कर आने लगे जिन पर एजुकेटेड मिडिल क्लास पेशेवर लोगों का वर्चस्व था। अब इन नए संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था इंडियन एसोसिएशन, जिसका फॉर्मेशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की लीडरशिप में हुआ। पहले से चलता हुआ बॉम्बे एसोसिएशन, जो अपने आप में एक नए लाइफ के लिए वेट कर रहा था, 1876 में नरोजी फिरदुंजी और दादा भाई नरोजी की लीडरशिप में मिलता है। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तिलांग और फिरोजा मेहता के लीडरशिप में, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, जिसके फाउंडर्स होते हैं महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, एस.एच. चिपलंकर, और जिनके प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और आरजी भंडारकर। इसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा, जिनके फाउंडर थे एम विग्रहाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चरलू, और पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस में लाहौर इंडियन एसोसिएशन और इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस उभर कर आते हैं और अक्सर इन ऑर्गेनाइजेशंस को इनके क्रोनोलॉजी या इनके लीडरशिप या ये किस प्रेसिडेंसी या किस ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन नए राजनीतिक संस्थाओं ने कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को शामिल किया जाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव, सिविल सेवा का भारतीयकरण, कॉटन गुड्स के इंपोर्ट पर ड्यूटीज का लगाना, होम चार्जेस और विदेशी युद्धों पर खर्च कम करना, और भारत और इंग्लैंड के बीच आर्थिक संबंधों को न्यायपूर्ण बनाना। इन संगठनों द्वारा उठाई गई ये मांगे अधूरी रही और इस बात ने क्षेत्रीय नेताओं को एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता का विश्वास दिलाया। इसी संदर्भ में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। 1885 में आईएनसी की स्थापना कोई अचानक हुई घटना या ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं थी। यह एक लंबे समय से चल रहा राजनीतिक जागृति का परिणाम था, जिसका शुरुआत 1860 और 70 के दशक में हुआ था और जिसने 1870 के अंतिम वर्षों तथा 1880 के शुरुआती वर्षों में
एक तेज गति पकड़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बंबई के दिसंबर 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित एक सम्मेलन में बनाया। आईएनसी बंबई के दिसंबर 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित एक सम्मेलन में बनाया गया। रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे, जिस वजह से कांग्रेस की उत्पत्ति के बारे में अनेक विवादों को जन्म दिया। रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे, जिस वजह से कांग्रेस की उत्पत्ति के बारे में अनेक विवादों को जन्म दिया। योजना के हिसाब से पहला सेशन पुणे में आयोजित होना था, पर कॉलेरा यानी कि हैजा के प्रकोप ने इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। आईएनसी ने आरंभ से ही क्षेत्रीय मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस का वार्षिक सत्र आयोजित करने और जिस क्षेत्र में कोई सत्र हो रहा हो उसका अध्यक्ष उससे भिन्न किसी क्षेत्र से चुनने का निर्णय का उद्देश्य क्षेत्रीय बाधाओं और भिन्नताओं को दूर करता था। परीक्षाओं में कई बार कांग्रेस के उत्पत्ति से जुड़े विवादों को पूछा जाता है, जिसमें सेफ्टी वेल्व या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अक्सर उभर कर आते हैं। इस थ्योरी का जन्म ह्यूम के बायोग्राफी, जिसे विलियम वेडरबर्न ने लिखा था, से 1913 में हुआ। उन्होंने लिखा कि 1878 में ह्यूम को पता चला कि भारतीयों में असंतोष उबल रहा था और वह ब्रिटिश सरकार को बल से पलटने का षड्यंत्र कर रहे थे। वे चिंतित हो उठे, वायसरॉय डफरिन से मिले और मिलकर उन्होंने शिक्षित भारतवासियों का एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। यह शासकों और शासित के बीच संवाद का एक माध्यम बनकर सेफ्टी वेल्व का काम करेगा और इस तरह से जन क्रांति को रोकेगा, और इस तरह से कांग्रेस ब्रिटिश राज का एक उपज था। लेकिन हाल के अनुसंधानों यानी कि मॉडर्न रिसर्च ने इन सभी थ्योरीज को पाया है कि ये गलत है और ये बेबुनियाद है, जिसे हम कभी अपने जब हम मेंस के टॉपिक में आएंगे तो इसे हम चर्चा करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हमने प्री कांग्रेस एसोसिएशन और कांग्रेस के राइज से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पीटी के पर्सपेक्टिव से उन्हें कवर किया है। खासकर इस टॉपिक से ऑर्गेनाइजेशंस का नाम, उनसे जुड़े हुए लीडर, किस साल में उनका गठन किया गया और कहाँ पे, यानी कि उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे था, अक्सर इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और कांग्रेस के रिगार्ड में उनका पहला सेशन कहाँ पे हुआ, किसके लीडरशिप में हुआ, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और जो सेफ्टी वेल्व थ्योरी है ये किसने दिया, कहाँ से ये उभर के आया, लाला लाजपत राय का मेंशन करना, किसने कांग्रेस को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का दर्जा दिया या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का वर्ड किसने कहा, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही अपने आप में फैक्चुअल रहता है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। तो आप सभी इसे इसी तरीके से तैयार करें। ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि किस तरह से आर्थिक एंगल से कॉलोनियलिज्म को चैलेंज दिया गया, हम इसे पढ़ेंगे और प्रेस के फ्रीडम को भी कवर करेंगे, सब कुछ पीटी के पर्सपेक्टिव से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।